हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बेसिक्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डिस्कस किया था। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस टू सेक्टर इकोनॉमी एंड थ्री सेक्टर इकोनॉमी। वी कैन से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इनटू टू सेक्टर एंड थ्री सेक्टर इकोनॉमी। तो हम यहाँ पर दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था या तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के अंदर इनकम का सर्कुलर फ्लो है जो कैसे होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो हमने जो कल डिस्कस किया था वो बेसिक्स था, इसका बेसिक्स है जो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, ओके, व्हाट आर द फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। एंड व्हाट इज़ द रियल फ्लो एंड मॉनेटरी फ्लो। तो ये आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। और अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपना जो भी क्वेरी है वो लिखिए। डेफिनेटली मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको रेस्पॉन्ड करूँगा। ओके, सो पहले हम टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं। टू सेक्टर इट मीन्स देयर इज टू सेक्टर्स, देयर इज टू सेक्टर्स। We discussed four sector of an economy in which which of the two sector is one is household sector, and second one which is business sector, or we can say producer sector. तो यहाँ पर दो सेक्टर है हमारे पास में। इन दोनों सेक्टर के बीच में क्या इंट्रैक्शन होता है, किस तरीके से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है, मतलब रियल फ्लो एंड मॉनेटरी फ्लो किस तरीके से होता है वो डिस्कस करना है। लेकिन उससे पहले कुछ अजम्पशंस हैं, अजम्पशंस को हम डिस्कस करेंगे एंड देन उसके बाद में हम इस पर बात करेंगे। सो देर आर ओनली टू सेक्टर्स in which first is a household sector and producer sector in the economy, and the households spend their entire income on कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो यहाँ पर दो सेक्टर हैं, हाउस होल्ड और बिजनेस सेक्टर हैं। और हाउस होल्ड्स बिल्कुल भी सेव नहीं करता है, मतलब कि देयर इज नॉट एग्जिस्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। सो विदाउट फाइनेंशियल मार्केट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जो भी हाउस होल्ड अर्न करता है एज एन इनकम के फॉर्म में, जो कुछ भी वो अर्न करता है वो सारा का सारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में है जो वो एक्सपेंस कर देता है। एंड डोमेस्टिक इकोनॉमी इज ए क्लोज्ड इकोनॉमी। तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि व्हाट इज क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि देयर इज एब्सेंस ऑफ फॉरेन सेक्टर, एब्सेंस ऑफ फॉरेन सेक्टर, मान लीजिए कि यहाँ पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, उस केस में क्या है, हमारी इकोनॉमी है जो किस तरीके की होती है, हमारी इकोनॉमी हम कह सकते हैं कि क्लोज्ड इकोनॉमी है। ओपन इकोनॉमी किसे बोलते हैं? ओपन इकोनॉमी, इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जो हमारी इकोनॉमी है उस इकोनॉमी के अंदर फॉरेन सेक्टर है जो एग्जिस्ट करता है। फॉरेन सेक्टर मतलब कि उस डोमेस्टिक इकोनॉमी के इंट्रैक्शन है जो फॉरेन इकोनॉमीज से भी होते हैं, तो इसलिए हम इसको ओपन इकोनॉमी बोलते हैं। एंड ऑल्सो देयर इज नो गवर्नमेंट रेगुलेशंस इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, मतलब कि यहाँ पर गवर्नमेंट का किसी भी तरीके का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। इट मीन्स देयर इज नो गवर्नमेंट सेक्टर इन द इकोनॉमी। सो यहाँ पर दोनों सेक्टर हैं, तो दोनों सेक्टर के बीच में क्या क्या इंट्रैक्शंस होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पहले हाउस होल्ड सेक्टर की, तो हाउस होल्ड सेक्टर जैसे कि मैंने बताया था, हाउस होल्ड सेक्टर है जो यहाँ पर एक तो वो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइडर एक तो इस फॉर्म में काम करता है। दूसरा क्या करता है, दूसरा है जो कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करता है, कंज्यूम करता है। और फर्म यहाँ पर क्या करती है, ये भी मैंने आपको बताया था, हायर फैक्टर सर्विसेज या हायर फैक्टर्स। एंड दूसरा मैंने क्या बताया था, प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, सो यहाँ पर इन दोनों हाउस होल्ड और फर्म के बीच में अगर इंट्रैक्शन देखें तो एक मैंने आपको याद होगा, मैंने फ्लोज बताए थे, उसमें एक तो था रियल फ्लो जो गुड्स एंड सर्विसेज प्लस फैक्टर सर्विसेज के फ्लो को
बताता है, और दूसरा है मॉनेटरी फ्लो जो आपका फैक्टर पेमेंट्स प्लस ये जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है उसको ये बताता है। ओके, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे हाउस होल्ड सेक्टर अपनी फैक्टर सर्विसेज मतलब कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये सारी सर्विसेज अगर फर्म को जाती हैं तो इसका मतलब है कि फर्म है यहाँ पर क्या कर रही हैं, इन फैक्टर सर्विसेज को हायर कर रही हैं, और इसके बदले में एज अगेंस्ट द फैक्टर सर्विसेज बिजनेस फर्म्स पे द फैक्टर पेमेंट्स एज वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ओके, ये मैंने सब डिस्कस कर लिया था। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो फर्म्स प्रोड्यूसर्स गुड्स एंड सर्विसेज एंड सप्लाई टू हाउस होल्ड सेक्टर, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है वो किस तरफ है, हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ है। इसका मतलब है कि फर्म जो कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं वो किसको जाती हैं, हाउस होल्ड सेक्टर को जाती हैं। एंड हाउस होल्ड सेक्टर को जो भी गुड्स एंड सर्विसेज मिलती हैं उसके अगेंस्ट वो पेमेंट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ओके, तो ये आपका टू सेक्टर इकोनॉमी है। टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर हमें पता है कि जितना भी हम प्रोडक्शन करते हैं, मतलब कि जो भी प्रोडक्शन की वैल्यू है वो प्रोडक्शन की वैल्यू है जो किसके बराबर होती है, इनकम के बराबर और एक्सपेंस के बराबर। जैसे यहाँ पर प्रोडक्शन की वैल्यू क्या होगी, प्रोडक्शन की वैल्यू मतलब कि जितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया जाएगा वो प्रोडक्शन है जो सारा का सारा एक्सपेंस होगा, उस प्रोडक्शन को है जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूट करने पर उस पर है जो जितने भी कंज्यूमर्स हैं, जो भी हाउस होल्ड्स है वो एक्सपेंस करेंगे, और कंजप्शन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में वो सारा अमाउंट है जो किसको चला जाएगा, वो फॉर्म्स को चला जाएगा। इसका मतलब जो एक्सपेंस है वो प्रोडक्शन की वैल्यू के इक्वल है, और ये एक्सपेंस करेंगे कहाँ से, क्योंकि ये जब अपनी फैक्टर सर्विसेज सेल करते हैं फर्म्स को, तो फर्म्स उसको फैक्टर पेमेंट करती है, और फैक्टर पेमेंट है जो उनको इनकम के फॉर्म में मिलता है। तो इसलिए जो इनकम है वो एक्सपेंस होती है, और एक्सपेंस ही उसका प्रोडक्शन का वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज का। तो इसको हम ट्रिपल आइडेंटिटी कहते हैं। ट्रिपल आइडेंटिटी, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट मीन्स प्रोडक्शन इज इक्वल टू द इनकम ऑफ हाउस होल्ड्स, और इनकम ऑफ फैक्टर्स is equal to the expenditure by consumers और expenditure by household sector। ओके, तो यहाँ पर ये तीनों है जो इसको हम ट्रिपल आइडेंटिटी बोलते हैं। तो ये टू सेक्टर इकोनॉमी विदाउट फाइनेंशियल मार्केट, विदाउट एग्जिस्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट हमने डिस्कस किया। अब सपोज मान लीजिए कि मार्केट के अंदर फाइनेंशियल जो सिस्टम है या फिर बैंकिंग सिस्टम है वो एग्जिस्ट करता है, तो उस केस में हमारा टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर सर्कुलर फ्लो कैसे होगा उसको हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट का काम क्या है। फाइनेंशियल मार्केट मतलब कि ये जो भी सेविंग्स हैं हाउस होल्ड्स की हैं चाहे बिजनेस फॉर्म्स की हैं, उस सेविंग्स को है जो ये डिपॉजिट करता है किसको, सेविंग्स को। इसका मतलब है हाउस होल्ड सेविंग्स गो टू द फाइनेंशियल मार्केट एज वेल एज फॉर्म्स आल्सो डिपॉजिट हिज सेविंग इन फाइनेंशियल मार्केट। एंड दूसरा काम फाइनेंशियल मार्केट का है कि फाइनेंशियल मार्केट लेंड्स मनी टू द बिजनेस फर्म फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है कि इन्वेस्टमेंट के पर्पज से बिजनेस फर्म्स को लोन देता है, क्योंकि जब भी उनको इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के लिए अमाउंट चाहिए तो वो कहाँ से लाते हैं, फाइनेंशियल मार्केट, इट मीन्स बैंकिंग सिस्टम से है जो वो पैसा लेते हैं। तो अगर हम इस फाइनेंशियल मार्केट को साथ में रखें और देन डिस्कस करें तो वहाँ पर बाकी आपका जो लूप है, जैसे कि मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो डार्क लाइन वाला लूप है, जो आउटर लूप जिसको हम बोलते हैं, आउटर लूप किसको बताता है, आउटर लूप रियल फ्लो को बताता है। आउटर लूप शोज रियल फ्लो एंड इनर लूप विच इज डैश्ड लाइन, इसको हम कह सकते हैं डार्क लाइन लूप। आपको हर जगह ऐसा नाम नहीं लिखा हुआ मिलेगा डार्क लाइन लूप, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये अपने आप में डार्क लाइन है, तो इसको हम बोल सकते हैं डार्क लाइन लूप, जिसको आउटर लूप बोलते हैं। वो रियल फ्लो को शो कर रहा है। और दूसरा विच इज डैश्ड लाइन और इट इज इनर लूप। ओके, इट इज इनर लूप विच shows मनी फ्लो और मॉनेटरी फ्लो। ओके, जो भी है।
तो ये मनी फ्लो या मॉनेटरी फ्लो को शो कर रहा है। तो ये आपको दोनों लूप्स हैं जो याद रखने हैं। और यहाँ पर बीच में है जो फाइनेंशियल सिस्टम या फाइनेंशियल मार्केट है, तो हाउस होल्ड्स अपनी जो इनकम अर्न करता है, तो उसमें से सर्टेन पार्ट वो एक्सपेंस कर देता है, और सर्टेन पार्ट है जो उसका वन पार्ट है जो वो सेव करता है। तो वो जो कुछ भी, मान लीजिए कि हाउस होल्ड की इनकम है जो 100 रुपीज़ है, तो 100 रुपीज़ उसको वेजेस के फॉर्म में इनकम प्राप्त होती है, इनकम वो रिसीव करता है। तो वो उसमें से मान लीजिए कि 80 रुपीज़ एक्सपेंस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिमेनिंग 20 रुपीज़ सेव्ड। 20 रुपीज़ है जो सेव करता है, तो 20 रुपीज़ गो टू द फाइनेंशियल सिस्टम। 20 रुपीज़ वो अपने बैंक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करेगा, मतलब कि उसको सेव करेगा। एंड बिजनेस फॉर्म से ऑल्सो सेव्स, सो बिजनेस फॉर्म है जो यहाँ पर सेविंग्स अपनी कहाँ डिपॉजिट करती है, फाइनेंशियल सिस्टम में। और एक चीज़ यहाँ पर ड्रॉ नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोन है वो फाइनेंशियल मार्केट लोन देता है। किसको देता है? फाइनेंशियल मार्केट गिव्स लोन फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस टू द बिजनेस फर्म्स। ओके, सो यहाँ पर ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये फाइनेंशियल मार्केट के साथ में अगर हम डिस्कस करें, तो आपको फाइनेंशियल मार्केट और उसकी वर्किंग को समझना है, और दोनों चीज़ें, क्योंकि इकोनॉमिक्स को समझना है। इकोनॉमिक्स रटाफिकेशन से याद नहीं होती है, रटाफिकेशन से समझ में नहीं आती। इकोनॉमिक्स में वेरिएबल्स होते हैं, उस वेरिएबल्स को आप जब सेट करोगे, वेरिएबल्स में एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है, तो इनके बीच में, वेरिएबल्स के बीच में जब आप रिलेशन एस्टेब्लिश करते हो और रिलेशन को अच्छे से समझते हो, तो इकोनॉमिक्स इतना इजी हो जाता है, क्योंकि ये टेक्निकल और लॉजिकल पेपर है, तो इसलिए आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम सर्कुलर फ्लो इन 3 सेक्टर इकोनॉमी में डिस्कस करते हैं कि 3 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर ये सर्कुलर फ्लो कैसे होता है। तो 2 सेक्टर विच आर हाउस होल्ड सेक्टर and second is business firms. Now in 3 sector economy, third sector which is government. Okay, so if we include the government sector in 2 sector economy, then this economy is 3 sector economy. So government received taxes from the households and business firms. हमें पता है कि गवर्नमेंट जब अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्पोज करती है और जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज हैं उसको रेगुलेट करती हैं, तो गवर्नमेंट अपने एक वेलफेयर एजेंसी के फॉर्म में वो क्या करती हैं? टैक्सेस इम्पोज करती हैं। अब ये टैक्सेस है जो डायरेक्ट टाइप के भी हो सकते हैं, टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस भी हो सकते हैं, एंड इट मे बी इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, सो डायरेक्ट टैक्सेस सच एज इनकम टैक्स, ओके। तो ये आपका इनकम टैक्स है जो डायरेक्ट टैक्स हो सकता है। और इनडायरेक्ट टैक्स, सो मेनी टैक्सेस आर इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस दोनों गवर्नमेंट इम्पोज करती हैं। रीजन इसके पीछे ये है कि गवर्नमेंट इससे रेवेन्यू कलेक्ट करती है। क्या करती है? रेवेन्यू कलेक्ट करती हैं। दूसरा है जो वो वेलफेयर एजेंसी के फॉर्म में काम करती है, एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में वो बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, वो बहुत सारे फैक्टर्स को भी हायर करती हैं, फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर, फ्रॉम बिजनेस फर्म से वो कुछ प्रोफेशनल्स को है जो हायर कर सकती हैं। वो हाउस होल्ड से बहुत सारे लोगों, जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, जितने भी गवर्नमेंट है जो सर्वेंट है, वो सारे हैं जो उनको गवर्नमेंट ने हायर किया है, और गवर्नमेंट उसके बदले उनको सैलरीज पे करती हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट है जो एक तो टैक्सेस है जो इम्पोज करती है हाउस होल्ड्स पर और बिजनेस फॉर्म्स पर, और उनसे टैक्स कलेक्ट करती हैं। एंड दूसरा है गवर्नमेंट बैंक से ट्रांसफर पेमेंट्स मतलब कि वो पेमेंट जो किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए नहीं दिया जाता है, ट्रांसफर पेमेंट, जैसे मान लीजिए कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज मतलब जो अलाउंसेज, जो लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड है, जो यूथ अनएम्प्लॉयड है, आपको पता होगा गवर्नमेंट है जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देती हैं। तो गवर्नमेंट बिना किसी प्रोडक्टिव वर्क के है जो ये अलाउंस देती हैं ताकि वो लोग है जो अपना सर्वाइव कर सके। तो इसलिए ये सारे ट्रांसफर पेमेंट्स है। आपको पता है कि जो पेंशन मिलती है, पेंशन हो गया ओल्ड एज पेंशन, ये भी एक तरीके का ट्रांसफर पेमेंट है। सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस है, वो सारे है जो ट्रांसफर पेमेंट्स है, बिकॉज उस पेमेंट से किसी भी प्रकार का प्रोडक्टिव वर्क नहीं हो रहा है, मतलब कि नेशनल इनकम के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ओके, सो
हाउस होल्ड सेक्टर एंड गिव्स सब्सिडी टू बिजनेस फॉर्म्स। हमें पता है कि छोटी छोटी जो बिजनेस फॉर्म्स है, स्टार्टअप्स हैं, वो जैसे मार्केट के अंदर आते हैं, तो मार्केट के अंदर जब स्टार्टअप्स आते हैं, काम करने के लिए आते हैं, तो वो बहुत ही छोटे होते हैं और वो उनके ऊपर इतना बर्डन होता है कि वो अपने बिजनेस को प्रोडक्शन कॉस्ट को ठीक से कवर नहीं कर पाते हैं। तो गवर्नमेंट उनको कंसेशन देती है जिससे कि वो इन्वेस्टमेंट करते रहे, जिससे उनका बिजनेस है जो सेट हो जाए और उसके बाद में वो धीरे धीरे है जो टैक्सेबल कैपेसिटी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट सेव्स इन फाइनेंशियल मार्केट। तीसरा काम है, गवर्नमेंट अपनी जो भी सेविंग्स है वो सेविंग्स, गवर्नमेंट का मोटिव नहीं है सेव करना, बट गवर्नमेंट के पास में जितनी भी सेविंग्स होती है वो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर डिपॉजिट होती हैं। और फाइनेंशियल मार्केट से गवर्नमेंट है जो जब भी डेफिसिट बजट होता है, तो डेफिसिट बजट में या फिर उनका जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस एक्सीड्स द रेवेन्यू, देन गवर्नमेंट है जो बोरो करती है, तो ये फाइनेंशियल मार्केट से ले सकती हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का काम क्या था मैंने समझा दिया। तो गवर्नमेंट का काम अगर आपको समझ में आ गया तो आप इजीली इस डायग्राम को समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हाउस होल्ड्स पेज डायरेक्ट टैक्सेस टू द गवर्नमेंट बिकॉज गवर्नमेंट इम्पोजेस इनकम टैक्स एज एन डायरेक्ट टैक्स ऑन हाउस होल्ड्स, सो एंड गवर्नमेंट ऑल्सो पेज वेजेस, सैलरीज, ट्रांसफर पेमेंट्स टू द हाउस होल्ड्स। तो यहाँ पर आपको पता है, मैंने कहा कि गवर्नमेंट है जो हमें हायर करती है, हमारी सर्विसेज लेती है, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय के फॉर्म में। आप मान लीजिए कि आपका कोई ऑब्जेक्टिव है कि आप यूपीएससी एग्ज़ाम दें, मतलब कि आप आईएएस का एग्ज़ाम दें या फिर आप कोई भी यूपीएससी के एग्ज़ाम्स हैं उनको क्लियर करें, और उसके बाद में अलग अलग स्टेट जो पीसीएस के एग्ज़ाम्स होते हैं उनको कवर करें, या फिर बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज़ के एग्ज़ाम होते हैं, उन एग्ज़ाम्स को आप क्लियर करते हो। तो मतलब कि गवर्नमेंट वो एक सर्टेन क्वालिफिकेशन के बाद में एक क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, और सिलेक्शन के क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद में जब आप एलिजिबल हो तो आप है जो एंटर हो जाते हो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, और गवर्नमेंट के लिए आप एक सर्वेंट के फॉर्म में काम करते हो। तो उसके बदले गवर्नमेंट आपको है जो सैलरीज देती है। गवर्नमेंट बहुत सारी फैक्ट्रीज के अंदर, मान लीजिए कि गवर्नमेंट की फैक्ट्रीज है, खुद के पब्लिक सेक्टर है, उसमें जो लेबर्स काम करता है उनको वेजेस दी जाती हैं, और गवर्नमेंट है जो बहुत सारे ट्रांसफर पेमेंट्स भी करती है। ओके, सो यहाँ पर दूसरी तरफ है कि गवर्नमेंट है जो बिजनेस फॉर्म से कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं, सॉरी परचेज करती हैं, और गवर्नमेंट है जो इनको सब्सिडीज भी कंसेशन से देती हैं, बहुत सारे कंसेशन है, कंसेशन देती है। तो ये कंसेशन एंड गवर्नमेंट जो भी परचेज करेगी उसका पेमेंट है जो किसको जाएगा, बिजनेस फॉर्म्स को जाएगा, इसलिए इसको इस तरीके से एरो किया हुआ है। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो बिजनेस फॉर्म्स के ऊपर इम्पोज किए जाते हैं वो वापस है जो बिजनेस फॉर्म्स है जो पेज टू द गवर्नमेंट। ओके, सो बाकी वाला ये सारा इनर लूप है जो मैंने आपको ऊपर समझा दिया। और गवर्नमेंट यहाँ पर कुछ सेविंग्स करती है तो वो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर सेव होता है, और देन गवर्नमेंट बोरो फ्रॉम फाइनेंशियल सिस्टम, तो गवर्नमेंट है जो यहाँ से बोरो भी करती हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि हाउस होल्ड्स भी फाइनेंशियल मार्केट से बोरो करते हैं, तो इस पॉइंट को भी आप है जो थोड़ा सा ध्यान रखना। अब हम इसका एक लास्ट पार्ट है जो डिस्कस करते हैं कि लीकेजेस एंड इंजेक्शंस क्या होते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि इंजेक्शन से सर्कुलर फ्लो है जो एक्सपांड होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सपांड होती है और इकोनॉमी का साइज बढ़ता है। मतलब कि अगर हमारे इंजेक्शंस है जो पावरफुल हैं, इंजेक्शंस है सच एज इन्वेस्टमेंट हो गया, और हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इसको भी मान सकते हैं, इंजेक्शन यही होगा। एंड एक्सपोर्ट्स, ये तीनों है जो इंजेक्शन है। ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होगा तो हमें एक्सपोर्ट अर्निंग्स है जो ज़्यादा होगी, तो उसमें हमारी इकोनॉमी है जो पहले से ज़्यादा कैपेसिटी में प्रोडक्शन कर पाएगी। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो हमारा आउटपुट एक्सपांड होगा, प्रोडक्शन एक्सपांड होगा। गवर्नमेंट एक्सपेंड ज़्यादा करेगी, इन्वेस्ट ज़्यादा करेगी, तो भी हमारी इकोनॉमी एक्सपांड होगी। तो ये तीनों इंजेक्शन है, ये तीनों इंजेक्शन इकोनॉमी के अंदर जब लगाए जाते हैं, इंजेक्ट किए जाते हैं ये तीनों चीज़ें, तो इससे इकोनॉमी का साइज है जो क्या होगा, साइज एक्सपांड होगा। साइज है जो एक्सपांड होती है इकोनॉमी। और लीकेज जब हम समझते हैं, जैसे टैक्सेस हैं, तो टैक्सेस से जो परचेजिंग पावर, या फिर हम कहें कि लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है, वो डिस्पोजेबल इनकम है जो कम होती है, तो टैक्सेस है जो रिड्यूसेस डिस्पोजेबल इनकम, तो इससे लोगों के एक्सपेंस करने की कैपेसिटी डाउन होती है। दूसरा है कि यहाँ पर हम अगर बात करें सेविंग्स,
तो सेविंग्स क्या है? सेविंग्स यहाँ पर लोग अगर ज़्यादा सेव करेंगे, कंजप्शन कम करेंगे, तो प्रोडक्शन की डिमांड नहीं होगी, तो प्रोडक्शन नहीं होगा। प्रोडक्शन नहीं होगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। इकोनॉमी का बहुत बड़ा सेक्टर है जो धीरे धीरे क्लोज होने लगेगा। तो सेविंग्स है जो, इतनी ज़्यादा सेविंग्स है जो, मतलब कि एग्रीगेट सेविंग अगर बढ़ जाए तो वो इकोनॉमी के लिए ख़राब है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कहीं। तो ये सेविंग्स है, ये भी लीकेज है। और थर्ड है जो इम्पोर्ट, अगर हमारा ज़्यादा इम्पोर्ट होगा तो हम रुपीज़ के अंदर पेमेंट बहुत ज़्यादा कर देंगे। इसका मतलब है कि हम इकोनॉमी से अपने जो रुपीज़ है, अपनी करेंसी को बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये तीनों है जो लीकेजेस हैं। तो ये आई होप आप यहाँ पर इंजेक्शंस है मैंने आपको बता दिए। ये जो साइकुलर फ्लो का साइज है उसको अफेक्ट करते हैं। तो एक्सपांसन इन प्रोडक्शन प्रोसेस इन इकोनॉमी, तो इंजेक्शन है जो हमेशा इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन प्रोसेस को या प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपांड करता है, वो उसको इंक्रीज करता है। जैसे इन्वेस्टमेंट है, एक्सपोर्ट्स हैं, गवर्नमेंट परचेजेस या फिर गवर्नमेंट एक्सपेंस कह सकते हैं। लीकेजेस हैं विच रिड्यूसेस द साइज ऑफ सर्कुलर फ्लो और reduces the size of economy, and production process, it contract the production process in the economy or contract the capacity of an economy. Okay, so contraction है जो किसकी वजह से होता है? जो लीकेजेस है, सेविंग्स है, टैक्सेस हैं एंड इम्पोर्ट्स हैं। ओके, सो यहाँ पर इंजेक्शंस और लीकेजेस अगर बराबर रहते हैं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये आइडेंटिटी को शो कर रहा है और इकोनॉमी है जो स्टेबल रहती है। अगर यहाँ पर ये तीनों के अंदर है जो इक्विलिब्रियम नहीं है, उस केस में है जो हमारी इकोनॉमी अनस्टेबल हो जाती है। इंजेक्शन ज़्यादा होते हैं, इकोनॉमी के अंदर है जो बूम आता है, लीकेजेस ज़्यादा होते हैं तो इकोनॉमी है जो कॉन्ट्रैक्ट होती जाती है। इकोनॉमी में एक्सपांसन रुक जाता है, कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है। तो आई होप ये छोटे से लेक्चर है जो आपको समझ में आ गया होगा। फोर सेक्टर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया है। तो आपको अगर फोर्थ सेक्टर के लेक्चर देना है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा उसके लिए अलग से। और नहीं देना है तो हम आगे वाला लेक्चर है जो कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।